नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल उम्मीदवारों के नामों पर लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट जारी कर दी गई हैं। अब अगले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों पर पिछले 2 दिन से लगातार महामंथन हो रहा है। आज तीसरे दिन दिल्ली में टिकटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। फिलहाल चुनाव समिति की बैठक जारी है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में सीएम योगी समेत यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता टिकट को लेकर किस तरीके से मंथन कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर यह मंथन हो रहा है। 3 दिन से दिल्ली में बैठकें लगातार जारी हैं। सीएम योगी समेत सारे नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। संभावित उम्मीदवारों के फीडबैक पर चर्चा हो रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मंथन कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर यह महामंथन जारी है। 3 दिन से दिल्ली में मंथन हो रहा है और माना यह जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर क्योंकि अब फाइनल फैसला होना है, 2 लिस्ट भाजपा की सामने आ चुकी हैं। पवन गौड़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? चुनाव समिति की बैठक चल रही है, क्या कुछ देर बाद नामों का ऐलान हो सकता है? बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर उस पर चर्चा चल रही है, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर है, फिर गोवा और सबसे अंत में पंजाब को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में सुबह से जो 11:30 बजे शुरू हुई है, उसमें यूपी से तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। केंद्रीय तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सब लोग इसमें मौजूद हैं। इस जो अब बैठक है उसमें तीसरे, चौथे और 5वें फेज के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इनकी लिस्ट आज जारी नहीं होगी। संभावना है कि जो पहले और दूसरे चरण के जो कुछ नाम रह गए थे उनकी लिस्ट 1 या 2 दिन में जारी हो सकती है। लेकिन अभी इसमें आज जो चर्चा चल रही है वो तीसरे, चौथे और 5वें फेज के लिए यहां बीजेपी में चर्चा चल रही है। तो क्या माना जाए, पहले और दूसरे चरण के लिए जो नाम बाकी रह गए हैं उनके नामों का ऐलान आज किया जा सकता है? देखिए, संभावना यही है कि आज या कल में उन नामों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अभी एक नाम जो है वो पहले फेज के में से रह गया है, क्योंकि उसकी अंतिम जो तारीख है वो 21 जनवरी है नामांकन की। तो ऐसे में आज या कल के अंदर बीजेपी उस नाम की घोषणा कर सकती है। उसके अलावा अन्य जो नाम बचे हुए हैं तकरीबन 5 के आसपास दूसरे फेज में से, उनकी घोषणा भी बीजेपी आज या कल के अंदर ही कर सकती है। हालांकि जो आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो तीसरे, चौथे और 5वें फेज के लिए चल रही है। उसकी जो ऐलान है उसका कुछ दिन बाद इसका ऐलान होगा। क्या माना जाए, सहयोगियों के साथ, गठबंधन के दलों के साथ जो विचार विमर्श हुआ, तमाम चीजें हुई, उस सबके बाद कितने विधायकों के टिकट कट सकते हैं अगले चरणों में, उसके बारे में क्या अपडेट है? और क्या माना जाए, जिस तरीके से नए चेहरों को मौका भी दिया गया पहले लिस्ट के दौरान हमने देखा था, तो ऐसे में कुछ नए दांव भी आजमाए जा सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर जैसे आपने पहली लिस्ट में देखा, जो 83 सिटिंग विधायक थे उनमें से 20 का टिकट काटा गया था, 21 नए लोगों को चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि ऐसे में बीजेपी ने संदेश ये साफ कर दिया है कि बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटे जाएंगे। जिनकी संभावना बिल्कुल नहीं होगी जीतने की, सिर्फ उन्हीं सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाएगा। ऐसे में टिकट बहुत ज्यादा नहीं कटने की संभावना है। उसके साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी पर भी भरोसा जताया जा सकता है, जिससे कि पार्टी जहां से संभावना बहुत कम है सिटिंग विधायक की जीतने की, उसकी जगह एक नए चेहरे के साथ पार्टी उतरेगी, जिससे क्या जो इनकम्बेंसी होती है लोकल लेवल पर, उसको बिल्कुल पवन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन हमारे साथ बने हुए थे, जो इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई, और ज्वाइनिंग के बाद जब बीजेपी के मुख्यालय में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम
स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव का पार्टी के अंदर स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 पर बड़ा दावा किया है। वाजपेयी ने कहा कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यहां पर बड़ा दावा किया है, बीजेपी के संपर्क में शिवपाल यादव हैं, यह बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव से परिवार नहीं संभल रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, आज अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या कुछ कहें? निश्चित तौर पर अपर्णा जी के भाजपा में ज्वाइन करने से दोनों को फायदा होगा। बहुप्रतीक्षित ज्वाइनिंग है ये, और इस ज्वाइनिंग से एक प्रश्न जरूर खड़ा हो रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, से अपने परिवार की टूटन नहीं संभल रही है, और तो वो क्या प्रदेश को संभालेंगे, आज उनकी कैपेसिटी पर, क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उनके चाचा आदरणीय शिवपाल जी गए, बैठे, बात करी, फिर झटका हो रहा, वो हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिनसे अपना परिवार नहीं संभाल रहा, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे? अब प्रदेश की जनता को सही संदेश लेना चाहिए। सर, शिवपाल जी भी क्या आप लोगों के संपर्क में हैं? नहीं, जब किसी को राजनीतिक व्यक्ति है और तुम उसके साथ न्याय नहीं करोगे तो कहीं तो प्रयास करेंगे। कुछ बातचीत हुई सर शिवपाल जी से? अब ये भविष्य के गर्भ में। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने की उनकी बातें सामने आ रही हैं। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? वो राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ें, एक अच्छी स्वस्थ परंपरा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर अखिलेश जी भी चुनाव लड़ते हैं अपनी पार्टी से तो ये तो अच्छी परंपरा मानी जाएगी, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के आदेश पर चुनाव लड़ रही हूं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया।
और इस बीच इमरान मसूद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान मसूद बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर के नकुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आज वो इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं मसूद अख्तर को लेकर खबर है कि वो कांग्रेस में वापस जा सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। कोरोना अपडेट की बात करते हैं। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 24 घंटे में देश में 2,82,970 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,88,157 लोग रिकवर हुए। मंगलवार को देश में कोरोना के कुल 2.38 लाख केस सामने आए थे। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंचा है। वहीं देश में अब तक 188 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड के बढ़ते मामलों पर टीम 9 को दिशा निर्देश दे रहे हैं। योगी ने कहा कि 24 घंटों में 2,30,753 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 17,776 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। ये संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी लोग एहतियात बरतें। खबर मथुरा से है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उपद्रवी तत्व बीजेपी के पोस्टर चिपकी गाड़ियों पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो भाजपा प्रत्याशी और विधायक पूरन प्रकाश के काफिले पर हुए हमले का बताया जा रहा है। विधायक ने अब इस मामले की लिखित शिकायत थाने में दे दी है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। इनका खाली यही सोच होता है कि कहाँ कैसे अपना धंधा बंदा हो। आपकी जो मेरे द्वारा जो फर्जी जो वायरल कर रहे हैं वीडियो, कोई तो पश्चिम बंगाल की, कोई इटावा की, कोई कानपुर की, कोई कहीं की, जाने कहाँ की इकट्ठी करके और मेरा नाम डाल दिया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद गोरखपुर पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में शातिर बदमाश सतीश उर्फ कोयल को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक समेत 2 मोबाइल की बरामदगी हुई है। शातिर बदमाश को गुलरेहा पुलिस ने मोहलगा इलाके से गिरफ्तार किया है। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक गुलरिया और उनकी टीम द्वारा प्रयास करके 18 तारीख को एक अभियुक्त सफ़ीक उर्फ कोयल की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल और 2 अदद मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग मोबाइल चोरी भी करते हैं। इनका एक साथी कैंट थाने से गिरफ्तार हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां पर फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बिजली वगैरह है तो आग पर काबू पा लिया गया। रायबरेली की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई थी। आग की लपटें आप देख सकते हैं। इसके चलते दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने में। बिजली वगैरह है इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र के लोहरई रामपुरा में गांव में घर में आग लग गई। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही एक कार भी जल गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घर का सारा सामान वहां पर जलकर राख हो गया। एक कार में भी आग लग गई। तो इटावा की ये तस्वीरें, जहां पर आग की लपटें आप देख सकते हैं। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। एक कार में भी वहां पर आग लग गई। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।
आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। यहां पर इंडियन ऑयल के रिटायर्ड अफसर, उनकी पत्नी और बेटे की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या के मामले में पुलिस ने अफसर के बड़े बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बड़े बेटे ने ही माता पिता और छोटे भाई की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि बेटा अपने पिता के बर्ताव से नाराज था। आरोपी बेटे ने पहले पुलिस को बताया था कि उसके माता पिता और भाई कश्मीर में लापता हो गए। पुलिस की जांच के बाद आरोपी पकड़ा गया। आरोपी बेटे का नाम सरफराज है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, रिश्ते किस तरीके से जब इस तरीके से सामने आते हैं कि जब पता लगता है कि बेटा ही बाप का कातिल निकला है और पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है? जी अनुपम, देखिए रिश्तों को कलंकित करने वाली एक कहानी के तौर पर इसको देखा जाता है कि एक बेटा अपने पिता और अपने परिवार वालों से इस कदर घृणा करता था कि उनको मौत के घाट उतार दिया। बीते 3-4 दिन से राजधानी लखनऊ में भी और नेशनल मीडिया में भी इस बात का जिक्र था कि रिटायर्ड इंडियन ऑयल अफसर महमूद अहमद, उनकी पत्नी दरक्षा और बेटा शावेज रामबन जम्मू कश्मीर में लापता हो गए हैं। और वहीं 6 जनवरी को, 8 जनवरी को और 13 जनवरी को लखनऊ ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में 3 अज्ञात डेड बॉडीज मिली थी। जब इन दोनों चीजों का कनेक्शन ग्रामीण की पुलिस ने किया है, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जो तीनों डेड बॉडीज मिली थी लखनऊ ग्रामीण के इलाकों में, वो महमूद अली खां की थी, उनकी पत्नी दरक्षा और छोटे बेटे शावेज की थी। जिसके बाद पुलिस इनके लखनऊ कमिश्नरेट विकासनगर घर पर पहुंची है और इस बेटा से पूछताछ की है सरफराज से। तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 31 साल का सरफराज, जो कि LLB कर चुका था और जुडिशरी की परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था, उसने बताया कि वो अपने पिता से घृणा करता था। पिता उसको नीचा दिखाते थे, उसको खाने में कुछ मिला कर देते थे, ऐसी तमाम बातें उसने बताई। जिसके चलते उसने 5 जनवरी को ही अपने घर में ही अपने एक दोस्त अनिल यादव की मदद से अपने माता पिता और भाई के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो सो गए तो बांके से उनका गला रेता और उनकी लाशों को लखनऊ ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के रामबन जाता है और वहां से फोन करता है, खुद शावेज बन के अपनी बहन को नोएडा में फोन करता है कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं लैंडस्लाइड में, और गुमराह करने की सबको कोशिश करता है जैसे उसके माता पिता और छोटे भाई रामबन जम्मू कश्मीर में फंस गए हैं। लेकिन लखनऊ ग्रामीण की पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा खुलासा किया है। सरफराज गिरफ्तार हो गया और उसका साथी अनिल यादव गिरफ्तार हो गया है। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। गोरखपुर में भीषण ठंड से लोगों का बुरा हाल हो गया है। सुबह में कोहरे और रात में सर्द हवाओं से ठंड और बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनकी मांग है कि सरकार जगह जगह अलाव का इंतजाम करे। तो प्रशासन से अलाव की मांग यहां पर की जा रही है। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोग वहां के प्रशासन से अलाव की मांग कर रहे हैं। सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियों को वहां पर काफी बढ़ा दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।